इंडिया में जब एक बच्चा भी मन में एसयूवी के बारे में सोचता था तो सबसे पहले उसके मन में ये बच एसयूवी सामने आती थी। यूं तो सफारी किसी भी इंट्रो की मोहताज नहीं है क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल एसयूवी थी, लेकिन सालों से हम ये देखते आ रहे हैं कि सफारी की सेल्स अपने कट्टर राइवल यानी कि स्कॉर्पियो से बहुत ही कम रहती हैं। जैसे कि अगर हम इन दोनों की सेल्स फिगर्स को कंपेयर करें तो टाटा सफारी की सेल्स महिंद्रा स्कॉर्पियो की सेल्स से 3 से 4 गुना कम रहा करती थी और इसका सबसे बड़ा रीजन माना जाता है सफारी की खराब रिलायबिलिटी को। सफारी की रिलायबिलिटी इतनी ज़्यादा क्वेश्चनेबल थी कि इसे सफ़ेद हाथी का टैग मिला हुआ था, यानी कि ऐसी गाड़ी जो हमेशा ही बस डिमांड करती रहती थी। तो इंडियन आर्मी जिन्हें गाड़ियों को लेकर कुछ दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों पर जाना होता है, ऐसे रास्ते जिन्हें सड़क भी नहीं बोला जा सकता, या ऐसी जगहें जहां पर बैक्टीरिया के लिए भी जिंदा रहना नामुमकिन है, आर्मी ने उस काम के लिए एक ऐसी गाड़ी को चूज क्यों किया जिसको लेकर जनरल पब्लिक में अनरिलायबल होने का धब्बा लगा हुआ था। आज हम इस वीडियो में इन सभी बातों को डिटेल्स में समझेंगे और जानेंगे कि कैसे टाटा की सफारी एक लो पावर गैस गजलर से एक बहुत ही ज्यादा कैपेबल और पावरफुल एसयूवी बन पाई। क्यों सेल्स के मामले में वो स्कॉर्पियो को कभी भी बीट नहीं कर पाई एट दी एंड टाटा को सफारी स्टॉर्म को बंद करना पड़ा। और सबसे जरूरी बात, कैसे टाटा सफारी को इंडिया की सबसे खतरनाक टेरेन्स एंड वेदर कंडीशंस में टेस्ट किया गया था और सफारी इनको पास कर पाई। लेकिन हम इस कहानी की शुरुआत करेंगे 1990 से, जब टाटा के पास अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में टाटा सिएरा और टाटा सूमो जैसी 2 एसयूवीज हुआ करती थी। टाटा सूमो 1994 में लॉन्च की गई थी। ये एक 10 सीटर रियल व्हील ड्राइव एसयूवी थी जो प्राइमरली मिलिट्री यूज और इंडिया में ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी और ये इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी साबित हुई थी, जिसके कारण 1997 तक इसकी 1 लाख यूनिट्स बिक गई थी। टाटा मोटर्स हमेशा से ही अपनी ग्लोबल मार्केट में पहचान बनाना चाहते थे और टाटा सूमो की सक्सेस से टाटा मोटर्स को मॉडर्न और ग्लोबल एसयूवी बनाने का कॉन्फिडेंस मिला, जिसके चलते उन्होंने 1998 में सफारी को लॉन्च कर दिया। ये एक 7 सीटर एसयूवी थी जो 2 लीटर के पर्जो टर्बो डीजल इंजन के साथ आती थी जो कि 87 पीएससी पावर जनरेट करता था, जो कि गाड़ी के वेट के हिसाब से काफी कम थी। खैर, टाटा जो इस गाड़ी के साथ करना चाहते थे वो उन्होंने किया भी और इस गाड़ी को $20,500 के प्राइस में लॉन्च किया यूरोप के अंदर। लेकिन अपने हायर प्राइस टैग के बावजूद भी टाटा ईयर 2000 में यूरोप के अंदर इस सफारी की 2508 यूनिट्स बेचने में कामयाब हो गए थे। इसी बीच 2002 में महिंद्रा ने भी अपनी एसयूवी लॉन्च कर दी थी जिसका नाम था स्कॉर्पियो। सफारी की तरह ये गाड़ी भी 7 सीटर एसयूवी थी, लेकिन स्कॉर्पियो में 2.6 लीटर का टर्बो चार्ज डीजल इंजन आता था जो 116 बीएचपी की पावर प्रोड्यूस करता था और स्कॉर्पियो का प्राइस रखा गया था 5.5 लाख रुपए। अब इंडियन कंज्यूमर्स के सामने सफारी से 25% ज्यादा पावरफुल एसयूवी 3 लाख रुपए कम दाम में अवेलेबल थी, जिसके कारण कस्टमर्स ने सफारी को छोड़कर स्कॉर्पियो की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। और इसी चलते अपनी सेल्स को गिरने से बचाने के लिए टाटा ने 2005 में अपनी सफारी के इंजन को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने का डिसीजन लिया और उन्होंने इंडियन मार्केट के अंदर 3 लीटर के कॉमन रेल डीजल डाइकोर इंजन को इंट्रोड्यूस किया जो 116 हॉर्स बनाता था और ये यूरो 3 एमिशंस को मैच भी करता था। लेकिन जनवरी 2006 में यूरोप के अंदर यूरो 4 एमिशंस नॉर्म्स अप्लाई होने वाले थे और इसी के चलते टाटा ने यूरोपियन मार्केट के अंदर 2.2 लीटर वाले डाइकोर इंजन को इंट्रोड्यूस किया। ये इंजन पुराने वाले इंजन से छोटा तो जरूर था, लेकिन ये 140 बीएचपी प्रोड्यूस करता था, यानी कि इस इंजन की हॉर्स पावर पुराने वाले इंजन से काफी ज्यादा थी और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी थी। लेकिन फिर भी टाटा की सफारी महिंद्रा की स्कॉर्पियो से सेल्स के मामले में पिछड़ती हुई दिखाई दे रही थी और जब महिंद्रा ने 2009 में अपनी स्कॉर्पियो के अंदर फेमस एमहॉक इंजन देना स्टार्ट करा तो टाटा की सफारी को महिंद्रा से और भी ज्यादा तगड़ा कंपटीशन मिला। महिंद्रा का ये इंजन 140 बीएचपी तक निकालने में कैपेबल था और ये CRDI टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था, जिसके चलते इस इंजन की रिफाइनमेंट एंड फ्यूल एफिशिएंसी काफी ज्यादा बेहतर हो गई थी। टाटा ने लगातार काफी कोशिशें करी कि वो अपने कंपटीशन से आगे निकल पाए, लेकिन वो लगातार अपडेट्स लाते रहने के बावजूद भी ऐसा करने में नाकामयाब हो रहे थे। और अगर सेल्स के ही पर्सपेक्टिव से देखें तो स्कॉर्पियो बहुत ही ज़्यादा आगे निकल गई थी। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2011-12 में महिंद्रा स्कॉर्पियो की सेल्स 50,000 हुई थी, वहीं टाटा सफारी की सेल्स सिर्फ 16,400 हुई थी और टाटा के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ साबित हो रही थी। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर सफारी कंटिन्यूसली स्कॉर्पियो से पीछे क्यों रहती थी। इवन दो टाटा ने सफारी के हर एस्पेक्ट में काम किया था, उन्होंने सफारी के इंजन को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया था, उन्होंने इंजन को रिफाइन कर दिया था, तब भी वो कंटिन्यूसली स्कॉर्पियो से पीछे ही दिखाई देती थी। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि टाटा की सफारी हमेशा ही रिलायबिलिटी इश्यूज से प्लेग्ड रहती थी। टाटा की बहुत कोशिशों के बाद भी वो अपनी डाइकोर में से रिलायबिलिटी इश्यूज को निकाल नहीं पाए और इसी के चलते उन्होंने बिल्कुल नए मॉडल को लॉन्च करने का डिसीजन लिया, यानी कि सफारी स्टॉर्म। सफारी स्टॉर्म में सफारी डाइकोर के मुकाबले नए फ्रंट एंड रियर लाइट्स, न्यू ग्रिल, रीडिजाइन बम्पर, न्यू टेल लाइट जैसे 100 से अधिक चेंजेस किए गए थे। इसका बॉडी शेल कंप्लीटली नया कर दिया गया था और इसमें अपग्रेडेड गियरबॉक्स से लेकर मॉडिफाइड प्लेटफॉर्म्स तक सब कुछ चेंज किया गया था। लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज था वो था इसका इंजन। सफारी स्टॉर्म में डाइकोर इंजन ना देकर इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड CRDI इंजन लगाया गया था जो वेरिएबल टरबाइन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था और इसी वजह से ये इंजन
इंजन 148 हॉर्स पावर और 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के देता था। और बाद में टाटा ने सफारी के अंदर 400 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करने वाला वैराइगोर 400 इंजन भी लॉन्च कर दिया, जो कि 156 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था। खैर, अब सब कुछ ठीक था। सफारी के अंदर इंजन भी पहले के मुकाबले ज़्यादा रिलायबल था और ये दिखने में भी और फीचर्स के मामले में भी पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी। लेकिन अब ये कह लो कि कई सालों तक महिंद्रा स्कॉर्पियो ने जो मार्केट में पकड़ बना ली थी, उससे जीतना सफारी के लिए अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने लगा था। चलो, सफारी सेल्स के मामले में तो स्कॉर्पियो को बीट नहीं कर पाई, लेकिन सफारी ने एक जगह बहुत ही तगड़ी जीत हासिल करी। 2016 में टाटा मोटर्स ने इंडियन आर्मी के साथ 3192 सफारी स्टॉर्म्स डिलीवर करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। टाटा सफारी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले इंडियन आर्मी ने टाटा सफारी को स्नो, हाई टेरेन और मार्शी लैंड्स पर टेस्ट किया था। लेकिन टाटा सफारी अकेली नहीं थी जिसने ये सारे टेस्ट अकेले ही पास करे थे, बल्कि महिंद्रा स्कॉर्पियो ने भी ये सारे टेस्ट पास किए थे। लेकिन आर्मी ने फिर भी टाटा सफारी को ही चूज किया। इंडियन आर्मी ने 2013 में RFI जारी करके इन्फॉर्म किया कि वो 800 किलोग्राम पेलोड कैरी कर सकने वाले एयर कंडीशनिंग व्हीकल को खरीदना चाहते हैं जो हार्ड टॉप कैपेबिलिटी के साथ आता हो। इस टेंडर में फोर्ड, होंडा, टोयोटा और महिंद्रा जैसे 15 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपनीज ने पार्ट लिया। लेकिन इनिशियल डिस्कशन के बाद सिर्फ 2 डोमेस्टिक जाइंट्स यानी कि महिंद्रा एंड टाटा लास्ट राउंड तक रुक पाए। दोनों मॉडल्स को एडवर्स वेदर कंडीशन में रिजिड ट्रायल एंड फील्ड टेस्ट से गुजारा गया। हॉट वेदर के लिए जमशेदपुर में और कोल्ड वेदर के लिए नॉर्दर्न सिक्किम में और रेनी सीजन के लिए हाशीमारा में इनके टेस्ट किए गए और दोनों ही व्हीकल्स ने सभी टेस्ट पास कर लिए और महिंद्रा एंड टाटा को बिड के लिए इनवाइट किया गया। लेकिन फाइनल बिड में टाटा लोअर बिड की वजह से जीत गई और इंडियन आर्मी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इवन दो टाटा कम बिड की वजह से जीते थे, लेकिन टाटा ने यहाँ तक पहुंचने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करी थी। टाटा ने ये कॉन्ट्रैक्ट जीतने के लिए स्टॉर्म के अंदर काफी सारे चेंजेस किए थे। जो सबसे बड़ा चेंज उन्होंने किया था वो था इंजन की पावर में। सफारी स्टॉर्म का आर्मी वेरिएंट उनका सबसे पावरफुल वेरिएंट है और इस गाड़ी को बोला जाता है GS 800। काफी ज्यादा चेंजेस किए गए थे। सफारी स्टॉर्म GS 800 मिलिट्री ग्रीन कलर के साथ आती है। इसमें टोइंग हुक, फ्लैग होस्टिंग माउंट और 20 लीटर के जेरी कैन कैपेसिटी वाले माउंट होल्डर्स भी दिए गए थे। अब ये पूरी कहानी सुनने के बाद एक चीज तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है और वो ये कि इवन दो सफारी आम जनता के बीच में स्कॉर्पियो से नहीं जीत पाई, लेकिन आर्मी ने उसे कड़े टेस्ट से गुजारने के बाद अपनाया है। यानी कि सफारी की क्रेडिबिलिटी पे हम बिल्कुल भी शक नहीं कर सकते हैं। हाँ, बस यही कह सकते हैं कि जब तक सफारी अपनी डिपेंडेबिलिटी में बेहतर हुई, यानी कि जब तक उन्होंने स्टॉर्म लॉन्च करी, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। खैर, अब क्योंकि BS6 में अपग्रेड होने का टाइम आ चुका था, तो टाटा ने डिसाइड किया कि सफारी स्टॉर्म को जनरल पब्लिक के लिए डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, क्योंकि इसको BS6 में अपग्रेड करने के लिए जो खर्चा होने वाला था वो इसकी सेल से जस्टिफाई नहीं होता था। अब आगे क्या हुआ वो तो हम सभी लोगों को पता है कि कैसे टाटा ने लैंड रोवर के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड अपनी सफारी निकाली। सफारी जो एक टाइम पर प्योर SUV हुआ करती थी, वो अब एक क्रॉस ओवर के रूप में आने लगी थी, जिसकी वजह से रियल सफारी लवर्स ने इसको उतना अप्रिशिएट नहीं किया। लेकिन सफारी स्टॉर्म के कंपैरिजन में ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। जैसे जून 2022 से लेकर नवंबर 2022 तक 6 महीने के अंदर टाटा सफारी की टोटल 10,668 यूनिट्स बिक चुकी है और ये इतनी महंगी कार के लिए ठीक ठाक नंबर है। चलो, अब हम तो सफारी को नहीं खरीद सकते, पर यह कहना गलत नहीं होगा कि टाटा की मेहनत रंग लाई, क्योंकि सफारी को इंडिया की सबसे प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन ने अपनाया है। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल विद द बेल आइकन। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपने विचार स्कॉर्पियो और सफारी की राइवलरी के बारे में जरूर छोड़ें। थैंक यू।